c दिया हुआ है इसमें वेलोसिटी ऑफ लाइट, h दिया हुआ है प्लैंक्स कांस्टेंट और g दिया हुआ है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो इनको हमें क्या लेना है, इनको लेना है फंडामेंटल क्वांटिटीज़। तो मास के डायमेंशन बताने हैं, ठीक है। तो सबकी यूनिट लिख लेते हैं। c फंडामेंटल क्वांटिटी हो गया, प्लैंक्स कांस्टेंट फंडामेंटल क्वांटिटी हो गया और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट फंडामेंटल क्वांटिटी हो गया, ठीक है। इन तीनों को कुछ कुछ करके हमें मास निकालना है। तो c के डायमेंशन पुराने टर्म्स में लिखें अगर, तो एल टी माइनस वन हो जाएगा, यूनिट्स हो जाएगी मीटर पर सेकेंड, ठीक है। h के डायमेंशन निकालने के लिए हमें कौन सा फॉर्मूला याद रखना है, एनर्जी इज इक्वल्स टू एच इंटू न्यू। न्यू है फ्रीक्वेंसी यानी कि पर सेकेंड। तो h के डायमेंशन होंगे e के डायमेंशन डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी के डायमेंशन। e के डायमेंशन हमें पता है, e का डायमेंशन क्या होता है, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। चलिए मैं एकदम से लिख देता हूँ। ये कैसे लिखता हूँ मैं दिमाग में सोचता हूँ कि एनर्जी क्या होती है। एनर्जी के डायमेंशन होते हैं वर्क के डायमेंशन, और वर्क होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट के डायमेंशन तो पता है, फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, फोर्स का डायमेंशन होता है के जी मास इंटू एसिलरेशन। तो मास इंटू एसिलेशन, एसिलेशन मतलब एल टी माइनस टू। तो इसलिए यहाँ से एल से एल ए वन और वन मिल के दो हो गए। तो एनर्जी का डायमेंशन ये लिख दिया। इसका डायमेंशन क्या होता है फ्रीक्वेंसी का, हर्ट्स यानी कि पर सेकेंड यानी कि टी की पावर माइनस वन। तो इफेक्टिवली एच का डायमेंशन हो गया एम एल स्क्वायर टी की पावर माइनस टू है ऊपर और माइनस वन है नीचे। तो जब ये ऊपर पहुँचेगी तो प्लस वन हो जाएगा माइनस टू में, तो यहाँ माइनस वन बचेगा। तो एच के डायमेंशन फाइनली लिख दिए एम एल स्क्वायर टी माइनस वन, ठीक है। जी का डायमेंशन कैसे लिखना है, जी का डायमेंशन ग्रेविटेशनल फार्मूले से, एफ इज इक्वल्स टू जी एम वन एम टू अपॉन आर स्क्वायर। एक तरफ लेके गए तो जी का डायमेंशन बना एफ का डायमेंशन डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाइडेड बाय रेडियस के स्क्वायर का डायमेंशन डिवाइडेड बाय मास का स्क्वायर। फोर्स का डायमेंशन होता है एम एल टी माइनस टू, लेंथ के स्क्वायर है तो एल स्क्वायर और मास का स्क्वायर हो गया। तो जी का डायमेंशन हो गया एम माइनस वन एल क्यूब, क्योंकि एल वन यहाँ से और टू यहाँ से, तो एल क्यूब और टी की पावर माइनस टू, ठीक है। तो ये अपने पास बन गया एम की पावर माइनस वन एल क्यूब और टी की पावर माइनस टू, ठीक है। अब हमको इनको ऐसे रीअरेंज करना है। देखना हमारे पास दो कॉलम है, एक तो ये वाला और एक ये वाला। इसमें से हमको इस तरीके से अरेंज करना है कि m बचे लेफ्ट राइट हैंड साइड। इन तीनों को कुछ ऐसे अरेंज करें कि m बचे, ठीक है। तो ऑप्शंस को ज़रा सा देखते हैं। ऑप्शंस में h की पावर माइनस टू है, इसमें g की पावर हाफ है और c की पावर ज़ीरो है, ठीक है। यहाँ पर h की पावर हाफ है, c की पावर हाफ है और g की पावर माइनस हाफ है, ठीक है। तो ऑप्शन बाय ऑप्शन करके देखते हैं, ठीक है। तो मैं इसको ज़रा मिटाता हूँ यहाँ से। हमें मास का डायमेंशन चाहिए इन c g और h के टर्म्स में। तो ऑप्शन एनालाइज कर लिए। तो पहला ऑप्शन देखा यहाँ से, ये वाला h की पावर माइनस हाफ है, यानी कि इसकी जो भी पावर है वो माइनस हाफ लगा देना है, ठीक है। फिर g की पावर हाफ है, g की पावर हाफ लगा देना है इनमें सब में। और c की पावर ज़ीरो है तो c की पावर ज़ीरो लगा देते हैं, देखते हैं मास बनता है कि नहीं, ठीक है। तो h की पावर माइनस हाफ किया तो ये m की पावर हाफ हो गया, l की पावर वन हो गया और t की पावर माइनस हाफ हो गया। ये समझ में आया ये कैसे लिखा, हाँ सर। ठीक है। फिर जी पे लिखते हैं, जी में माइनस वन है तो हाफ हाफ लगाना है, तो माइनस वन बाई टू, एल की पावर थ्री बाई टू, टी की पावर माइनस वन और सी की पावर ज़ीरो। जो भी कुछ है वहाँ पे सबकी पावर ज़ीरो हो जाएगा तो वो वन ही बचेगा। तो देखना अब एम की पावर हाफ यहाँ से आया, माइनस हाफ यहाँ से आया, तो एम की पावर ओवरऑल ज़ीरो हो गया। जो हमें एम की पावर वन चाहिए, बाकी तो और कुछ भी ऐसे कोई मतलब ही नहीं है, बाकी सब ज़ीरो आना चाहिए।
लेकिन m1 आना चाहिए, तो ये पहला ऑप्शन तो करेक्ट नहीं होगा। ठीक है, तो पहला ऑप्शन हो गया इनकरेक्ट। ठीक है, अब इसी को एनालाइज कर लेते हैं, ऐसा ही कोई दूसरे ऑप्शन में दिया हो तो क्लियरली दिख रहा है, देखना। अगर h की पावर -½ है और g की पावर ½ है, तो ये इधर से 1/2 बनेगा और यहाँ से -1/2 बनेगा, तो काम नहीं चलेगा। लेकिन जब पावर यहाँ पे ऐसी हो जाए, इस वाले जो दिख रहा है हमें डी वाले ऑप्शन में, इसकी पावर -½ h की और g की -½ तो ये वाली चीज़ भी माइनस के टर्म्स में प्लस हो जाती, ये माइनस हो जाती और ये प्लस हो जाती। ठीक है, ऐसे बन जाता। तो हालांकि वो सब हम एग्जामिनेशन में ही देखेंगे, अभी तो धीरे धीरे सब रख लेते हैं वैल्यूज़। तो ए को एनालाइज किया, अभी तो ए तो नहीं आया, फिर बी को करते हैं। बी को किया, सी की पावर ½ एच की पावर ½ जी की पावर -½ तो सी की पावर ½ एच की पावर ½ जी की पावर -½ सी की पावर ½ रखा, सी है LT-1 तो ये हुआ L ½T-½ एच की पावर ½ एच की पावर ½ यानी कि मास की पावर ½ एल की पावर 2/2 यानी कि 1 और टी की पावर -½ और जी की पावर -½ तो एम की पावर -½ एल की पावर 3/2 टी की पावर -1। तो जैसे ही ये लिखा -½ लगाना है ना, तो नेगेटिव भी मतलब कि इसकी पावर -½ लगना है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस होगा। तो ये बनता हुआ दिख रहा है यहाँ से, m की पावर ½ और ½ तो m बन गया 1। ठीक है, अब l देखते हैं कैंसिल हो रहा है क्या। l यहाँ से आया ½ यहाँ से आया 1 और यहाँ से आया -3/2 तो l की पावर 1 + 1/2 -3/2 तो 1 + 1/2 इज़ 3/2 -3/2 इज़ 0 तो ये 0 हो गया। फिर t की पावर यहाँ से -½ यहाँ से भी -½ और यहाँ से +1 तो -½ -½ इज़ 1 -1 और +1 तो ये 0 हो गया। तो केवल m बच गया, तो इसका मतलब b करेक्ट आंसर है। ठीक है, यहीं पे हम रुक गए क्योंकि एक ही ऑप्शन सही है, बाकी ऑफ कोर्स गलत होंगे। तो b इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये समझ में आया? हाँ सर, ये तो ठीक है, इजी था। हाँ इजी था ये तो। ठीक है, अगले सवाल पे आते हैं। द डिपेंडेंसी ऑफ स्पीड ऑफ वाटर सरफेस वेव्स ऑन द डेंसिटी ऑफ वाटर रो, देयर वेवलेंथ लैम्डा एंड सरफेस टेंशन। अच्छा, ये सरफेस टेंशन मैंने एक शब्द बताया था इसमें, इसका तो भूल गई होगी कि इसका डायमेंशन क्या होता है। बाकी डेंसिटी ऑफ वाटर का तो, सर हाँ क्या क्या क्या, MT-2 ऐसे कुछ था। हाँ तो लिख लेते हैं अच्छे से। स्पीड हमें बतानी, स्पीड किस पर डिपेंड करेगी, तो उसको v बोल देते हैं फ़िलहाल के लिए। तो v इज़ डिपेंडेंट ऑन, एक तो डेंसिटी ऑफ वाटर तो डेंसिटी की पावर a, वेवलेंथ ऑफ वाटर तो वेवलेंथ की पावर b, और सरफेस टेंशन गामा लिखा हुआ है ऐसे कुछ, गामा की पावर c कर देते हैं। तो इसके डायमेंशन पता है हमें, डेंसिटी के वेवलेंथ के डायमेंशन पता है, वेलोसिटी के डायमेंशन भी पता है। गामा के डायमेंशन जो सरफेस टेंशन होता है दैट इज़ फोर्स पर यूनिट लेंथ, मतलब फोर्स के डायमेंशन को लेंथ से डिवाइड करना पड़ता है। फोर्स के डायमेंशन होते हैं M L T-2 और L के डायमेंशन L, तो L से L कट गया, MT-2 तो गामा के डायमेंशन आ गए MT-2। अब इसको सॉल्व कर देंगे। तो अब इसके डायमेंशन शुड बी इक्वल टू राइट हैंड साइड जो लिखा है उसके डायमेंशन। v का डायमेंशन होता है LT-1, इस तरफ रो का डायमेंशन, रो क्या है, मास पर यूनिट वॉल्यूम, यानी कि मास L-3 उसकी पावर a चढ़ी हुई है। वेवलेंथ, वेवलेंथ इज़ अ लेंथ, कोई लेंथ है ये, मतलब कि लेंथ की पावर b, और गामा सरफेस टेंशन MT-2 तो ये MT-2 की पावर c। तो ओवरऑल लिखा इसको, तो m की पावर यहाँ से a आया और यहाँ से c आया, तो m की पावर a + c, l की पावर यहाँ से -3 आया और यहाँ से b आया, और t की पावर यहाँ से t केवल यहीं से आया -2c, और ये किसके बराबर होना चाहिए, l × t की पावर -1।
तो a प्लस बी होना चाहिए 0, a प्लस बी इज़ 0, l की पावर 1 है यानी कि -3a प्लस बी होना चाहिए 1, और -2c होना चाहिए t की पावर में, -2c इज इक्वल्स टू -1, तो c की वैल्यू आ गई हाफ। ठीक है, यहाँ से c की वैल्यू आ गई, इन दोनों को देखा तो a इज इक्वल्स टू -b, तो यहाँ पे रख दिया इस सेकेंड इक्वेशन में, -3a, b की जगह रख दिया -a, तो -a इज इक्वल्स टू हाफ। तो ये आया अपने पास, कुछ गड़बड़ हो गई क्या, एक बार चेक करें। स्पीड होता है लेंथ मीटर पर सेकंड, बिल्कुल सही बात है। डेंसिटी होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम, ये भी सही है। वेवलेंथ इज़ वेवलेंथ, और सरफेस टेंशन फोर्स पर यूनिट लेंथ, तो फोर्स होता है m/L/t-2, तो L से डिवाइड किया तो m/t-2। तो यहाँ से आया, एक गड़बड़ कर दी, m की पावर a आएगा और यहाँ से m की पावर c आएगा, तो ये a प्लस c होना चाहिए। ठीक है, l की पावर यहाँ से -3 आया और यहाँ से b आया, ये सही है, और t की पावर -2c सही है। तो पहली इक्वेशन बस ये अंतर है कि a प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। अब आ जाएगा ये, तो इसको मिटाओ, c तो आ चुका है, c की इज इक्वल्स टू हाफ, यहाँ से आ जाएगा c इज इक्वल्स टू हाफ है तो a इज इक्वल्स टू -हाफ हो जाएगा, और a अगर -हाफ हो गया तो b इज इक्वल्स टू, ये इस तरफ जाएगा, -हाफ यानी कि 3/2, और वो माइनस हो जाए तो 1 - 3/2, तो 2 मतलब कि -हाफ, तो a इज़ -हाफ, b इज़ -हाफ एंड c इज़ हाफ, तो यानी कि v इज़ प्रोपोर्शनल टू रो की पावर a, रो की पावर a मतलब कि -हाफ, वेवलेंथ की पावर b यानी कि -हाफ, और सरफेस टेंशन की पावर c यानी कि हाफ। तो अब इसको लिख देते हैं अच्छे से, गामा ऊपर है तो रूट के अंदर ऊपर गामा, और ये -हाफ है तो नीचे पहुंच जाएंगे रूट में, तो रो इंटू लेमडा। तो ये अपना आंसर होगा। कौन से ऑप्शन में दिया है ये दिया हुआ है बी में, बी करेक्ट आंसर होगा। ये आया समझ में? सर अपन ने इसमें पावर्स क्यों ली, अच्छा, ए बी और सी? हाँ एक्चुअली यही तो करते हैं अपन कि हमें पता नहीं कि वो किस तरीके से डिपेंडेंट है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने किसी बच्चे को बताया कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो मास और वेलोसिटी पर डिपेंड करती है, तो अब ये केवल इतना बता देने से उसको फॉर्मूला थोड़ी पता चल जाएगा कि हाफ mv² होता है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला। ये समझ में आ रहा है? तो अगर कोई क्वांटिटी किन्हीं क्वांटिटी पर डिपेंडेंट है तो हमें ये नहीं पता रहता कि उसकी कितनी पावर चढ़ी है। ये समझ में आ रहा है? तो अगर ऐसे लिखा हुआ है कि डिपेंडेंसी स्पीड की वेव्स सरफेस वाटर सरफेस की डेंसिटी पर है, वेवलेंथ पर है और सरफेस टेंशन पे है, तो हम डायरेक्टली ऐसे नहीं लिख सकते कि रो, लैम्डा और गामा, क्योंकि हमें पावर नहीं पता। डायमेंशंस तभी मैच होंगे जब इनकी पावर सेटिस्फाई होंगी। ये आया समझ में? हाँ सर। है ना? तो हमेशा ऐसे ही करना है कि पावर ले, जो भी डिपेंडेंट क्वांटिटीज़ दी हुई हैं उनकी रैंडम पावर चढ़ा के मान लेना है और फिर उनकी डायमेंशन एनालिसिस से वैल्यू निकालनी है। ओके सर। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, डायमेंशनल फार्मूला फॉर एंट्रोपी। चाहिए, एक एंट्रोपी एक अजीब सा नया वर्ड है, इसको अपन समझते हैं कि एंट्रोपी क्या होता है। तो ये हम थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ेंगे जब अ, ये 7th चैप्टर है एनसीईआरटी का, केमिस्ट्री का। तो एंट्रोपी का मतलब होता है, लिटरल मीनिंग इज रैंडमनेस। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल एक कांच का गिलास है, पहली सिचुएशन में वो एकदम अच्छे से रखा हुआ है टेबल पे, दूसरी सिचुएशन में उसको नीचे गिरा के टूट गया वो, तो ज़मीन पे उसके टुकड़े गिर गए। तो ज़्यादा रैंडमनेस कहाँ पर है? सेकेंड सिचुएशन में, है ना? तो हम बोलते हैं इस सिस्टम की एंट्रोपी कम है, इस सिस्टम की एंट्रोपी ज़्यादा है। तो इससे रिले अब इतना सब बस इतना समझना है भी कि एंट्रोपी इज़ रैंडमनेस।
ये मतलब बहुत डिटेल में आएगा, पूरा चैप्टर है इस पे बेस्ड, ठीक है। लेकिन उससे रिलेटेड एक फार्मूला होता है कि जो हीट होती है, हीट को हम क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज इक्वल्स टू टेम्परेचर इनटू चेंज इन एंट्रोपी। बहुत फेमस फार्मूला है ये, हीट इज इक्वल्स टू टेम्परेचर इनटू चेंज इन एंट्रोपी। तो इसका यूज़ करके हम यहाँ से निकाल सकते हैं कि इसके डायमेंशन क्या होंगे। तो एंट्रोपी के डायमेंशन विल बी हीट के डायमेंशन डिवाइडेड बाय टेम्परेचर के डायमेंशन। हीट का डायमेंशन, हीट इज़ फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो एनर्जी के जो डायमेंशन होते हैं वही हीट के डायमेंशन होंगे। तो हीट के डायमेंशन इज़ mL²T-2 और टेम्परेचर का डायमेंशन इज़ केल्विन। तो आंसर हो गया इसका mL²T-2 K-1। ये दिया हुआ है ऑप्शन नंबर सी में, तो सी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, तो ये फार्मूला पता होगा जिस बच्चे को वही कर पाएगा, ये तो फार्मूला मुझे लगता है तुझे नहीं पता होगा अभी, तो कोई बात नहीं। मैंने तो नाम ही नहीं सुना सर। हाँ हाँ। तो एंट्रोपी एक टर्म होती है, थर्मोडायनेमिक टर्म, जो बताती है कि कितनी रैंडमनेस है सिस्टम की, कौन सिस्टम कितना रैंडम है, ठीक है ना, कितना केओस है। एंट्रोपी इज द मेजर ऑफ केओस, ठीक है। हाँ सर। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चंस एरर एनालिसिस वाले हैं, मतलब अभी हम जब एरर एनालिसिस पढ़ लेंगे तब हमें बहुत अच्छे से समझ में आएगा, लेकिन फिर भी जितना भी मैक्सिमम ओवरव्यू ले पाए हम लेते हैं इस क्वेश्चन का। So experiment time for 100 oscillations is measured by using a watch of 1 second least count and a value of 90 seconds। तो एक्सपेरिमेंट हुआ एक जिसमें 100 ऑसिलेशन मेजर किए जा रहे हैं, ठीक है। कैसे मेजर किए जा रहे हैं, ऐसे कुछ पेंडुलम लटका होगा, उसके 100 बार ऑसिलेट हो रहा है वो, ठीक है। बाय यूजिंग अ वॉच ऑफ 1 सेकेंड लीस्ट काउंट, एक हमारे पास घड़ी है, उसका लीस्ट काउंट है 1 सेकेंड, मतलब ऐसे टाइमर चल रहा होगा उसमें, 1 सेकेंड 2 सेकेंड 3 सेकेंड ऐसे चलते जा रहा है, स्टॉप वॉच की तरह है वो। तो कितना लीस्ट काउंट है उसका, 1 सेकेंड, 1 सेकेंड से कम नहीं नाप सकती। एंड द वैल्यू इज़ 90 सेकेंड्स। कितनी वैल्यू आ गई, हमने जब नापा 100 ऑसिलेशंस के करस्पॉन्डिंग, 100 ऑसिलेशंस को होने में कितना टाइम लगा, 90 सेकेंड टाइम लगा। द लेंथ L इज़ मेजर्ड बाय यूजिंग अ मीटर स्केल ऑफ लीस्ट काउंट 1 मिलीमीटर। ठीक है, हमने लेंथ मेजर करी इस पेंडुलम की, वो 1 मिलीमीटर लीस्ट काउंट था उसका, और कितनी वैल्यू आई उसकी, 20 सेंटीमीटर। ठीक है, द एरर इन द डिटर्मिनेशन ऑफ जी विल बी। तो एरर इन द डिटर्मिनेशन ऑफ जी, जी का हमें बताना है, जी क्या होता है, एसिलेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो एक्चुअली ये एक एक्सपेरिमेंट वाला क्वेश्चन है जिससे हम एसिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू निकालते हैं। वो सिंपल पेंडुलम को घुमा के निकालते हैं, और वो होता है 2π√L/g। जो टाइम पीरियड है पेंडुलम का वो आता है 2π√L/g। ठीक है, ये फार्मूला यूज़ होता है इसमें। तो अभी ये हमें पता नहीं है, जी। अभी तुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा होगा, बस अभी अमन ये पढ़ेंगे थोड़ी देर बाद। दिख रही है। स्क्रीन नहीं दिख रही, जस्ट अ सेकेंड। अब दिख रही है। हाँ अब दिख रही है। हाँ, तो देखना, ये एक ऐसा एक्सपेरिमेंट है जिसमें हम क्या करते हैं, एक पेंडुलम के पॉइंट से पेंडुलम को लटकाते हैं और उसको ऑसिलेट कराते हैं। तो उसका जो टाइम पीरियड निकल के आता है उसके बेसिस पे हम जी को डिटरमाइन करते हैं यूजिंग दिस फार्मूला। वो फार्मूला क्या होता है, एक बार फिर से लिखता हूँ, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन इज 2π√L/g। ये फार्मूला होता है, ठीक है। तो एक्चुअली एरर एनालिसिस में कुछ अभी तुझे समझ में नहीं आएगा, जस्ट बस मैं बता रहा हूँ, जब पढ़ेंगे डिटेल में तो और अच्छे से समझ में आएगा।
इस फॉर्मूले को ऐसे लिख देते हैं, 2 पाई एल की पावर हाफ और जी की पावर माइनस हाफ। तो जो फ्रैक्शनल एरर है टाइम पीरियड में उसको ऐसे लिखते हैं, डेल्टा टी बाई टी इज इक्वल्स टू, ये 2 पाई तो कांस्टेंट है, इनमें कोई एरर नहीं होता, एरर आएगा लेंथ के मेजरमेंट में और जी के मेजरमेंट में। तो लेंथ के मेजरमेंट के फ्रैक्शनल एरर को लिखते हैं डेल्टा एल बाई एल, और इसकी पावर क्योंकि हाफ चढ़ी हुई है यहाँ पे हाफ से मल्टीप्लाई कर देते हैं। सिमिलरली डेल्टा जी बाई जी, और यहाँ पे पावर माइनस हाफ चढ़ी हुई तो माइनस नहीं लेते, एरर्स एड ऑन ही होते हैं, तो यहाँ हाफ लिख देते हैं। और वो सारी जो चीज़ें दी हुई हैं सवाल में वो यही सब दिया हुआ है कि डेल्टा एल कितना है 1 मिलीमीटर, ये सब दिया हुआ है सवाल में, तो रखेंगे तब अपन, तो इसकी परसेंटेज एरर निकल के आ जाएगा डेल्टा जी बाई जी की वैल्यू। तो इसको अभी अपन स्किप कर देते हैं इस सवाल को, इस पे आएंगे डिटेल में, ठीक है। अच्छा, ये वही क्वेश्चन है, एन एक्सपेरिमेंट इज परफॉर्म्ड टू ऑब्टेन द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी बाय यूजिंग a simple pendulum of length L. ठीक है, इन दिस एक्सपेरिमेंट टाइम फॉर 100 ऑसिलेशन इज मेजर्ड बाय यूजिंग अ वॉच ऑफ 1 सेकेंड लीस्ट काउंट। ये सब वही वैल्यूज़ दी हुई हैं यहाँ पे। एक बार फिर से मैं फार्मूला लिखूँ अगर, तो जो फ्रैक्शनल एरर का फार्मूला आया है, डेल्टा टी बाई टी इज इक्वल्स टू हाफ डेल्टा एल बाई एल प्लस हाफ डेल्टा जी बाई जी। तो हमें ये डेल्टा जी बाई जी निकालना है, बाकी सब दिया हुआ है इसमें। तो देखना डेल्टा टी को क्या लिखें, डेल्टा टी मतलब कि कितना लीस्ट काउंट है अपनी घड़ी का, तो वो 1 सेकेंड है, तो यहाँ पे आएगा 1 सेकेंड। टाइम पीरियड 90 सेकेंड किसके करस्पॉन्डिंग आया, 100 ऑसिलेशन के करस्पॉन्डिंग। 100 ऑसिलेशन हो रहे हैं 90 सेकेंड्स में, तो एक ऑसिलेशन कितने में होगा, एक ऑसिलेशन होगा 0.9 सेकेंड्स में। अब एक ऑसिलेशन का टाइम ही होता है टाइम पीरियड, तो यहाँ पे आएगा टी की जगह 0.9, ठीक है, हाफ की जगह हाफ आएगा। डेल्टा एल क्या है, लेंथ में कितना एरर है लेंथ मेजर करने में, तो लेंथ की इंफॉर्मेशन यहाँ दी हुई है, द लेंथ एल इज़ मेजर्ड बाय यूजिंग अ मीटर स्केल ऑफ लीस्ट काउंट 1 मिलीमीटर। तो यहाँ पे डेल्टा एल आएगा 1 मिलीमीटर यानी कि 0.1 सेंटीमीटर, एंड द वैल्यू इज़ 20 सेंटीमीटर, तो एल की वैल्यू आ गई यहाँ से 20 सेंटीमीटर प्लस हाफ डेल्टा जी बाई जी। डेल्टा जी बाई जी को करेंगे जब सॉल्व इधर ले जाके, बाकी सारी चीज़ें एक तरफ लेके जाएंगे और डेल्टा जी बाई जी को कैलकुलेट कर लेंगे यहाँ पे। वही परसेंटेज में आंसर निकालना है तो मल्टीप्लाइड बाय 100 करेंगे, ये आंसर होगा, ठीक है। ये भी हालांकि बिल्कुल समझ नहीं आया होगा। दिव्या, कॉल कट गया क्या, नहीं सर। आ रहा है समझ में, मतलब हाँ समझ में तो नहीं, मतलब अभी मतलब बस एक बार मैं तेरे सामने बोल दिया ये सब, ताकि जब पहली बार मैं पढ़ाऊँ इसको तो तेरे समझ में आ जाए और अच्छे से, ठीक है। हाँ एक और ऐसा ही सवाल है कि देर आर सर। हाँ, क्लॉक क्या है? क्या चीज़, एटॉमिक क्लॉक। एटॉमिक क्लॉक मतलब ऐसे क्लॉक्स होती हैं जो बहुत ही सूक्ष्म टाइम को नापती हैं, बहुत ही जो नैरो टाइम होता है उसको नापती हैं, बहुत ही मतलब जैसे 5,000 साल के टाइम को नापती हैं ऐसा। तो इसको पढ़ते हैं एक बार क्वेश्चन को, देयर आर एटॉमिक क्लॉक्स कैपेबल ऑफ मेजरिंग अ टाइम विद एन एक्यूरेसी ऑफ 1 पार्ट इन 10 to the power 11। मतलब अगर वो 10 to the power 11 सेकेंड्स को नाप रही है तो इतनी एक्यूरेसली से नापेगी कि बस 1 सेकेंड की एरर आएगी उसमें। मतलब देखिए कितना नंबर बड़ा है, 10 to the power 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, इतने काउंट अगर वो कर रही है तो बस 1 सेकेंड का एरर आ सकता है, इतनी एक्यूरेटली नापती हैं वो टाइम को। एटॉमिक क्लॉक ऐसी क्लॉक्स होती हैं जो बहुत ज़्यादा एक्यूरेटली टाइम को नापती हैं, ठीक है। तो अब इसमें क्या लिखा हुआ है, इफ़ टू सच क्लॉक्स आर ऑपरेटेड विथ प्रेसिजन देन आफ्टर रनिंग द 5,000 ईयर्स दीज विल रिकॉर्ड। तो 5,000 साल का अगर नाप रही हैं टाइम, तो कितने डिफरेंस से नापेंगे एक दूसरे को। तो देखना ये बोल रहा है कि 5,000 इतने कितने, ये वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड 10,000 लाख 10 लाख करोड़, करोड़ के बाद क्या आता है 10 करोड़, अरब 10 अरब, खरब, 1 खरब सेकंड में 1 सेकंड का डिफरेंस है।
5000 ईयर्स को नाप रही हैं, तो सबसे पहले 5000 ईयर्स के सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 5000 इंटू 365 ये हो गया डेज, 24 ये हो गया आवर्स, और 3600 ये हो गया सेकेंड्स। तो इसको कैलकुलेट करेंगे हम, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, हमारे पास सेकेंड्स आ जाएंगे। ठीक है, मान लो वो सपोज एक्स आ गया। ठीक है, अब 10⁻11 सेकेंड्स में कितना एरर है, 1 सेकेंड का। तो 1 सेकेंड में कितना एरर होगा, 1 सेकेंड में एरर होगा 1/10⁻11 सेकेंड का। तो एक्स सेकेंड्स में कितना एरर होगा, एक्स सेकेंड्स में होगा एक्स इंटू 1 × 10⁻11 सेकेंड्स का। ये आंसर होगा हमारा। ये समझ में आ रहा है, यूनिटरी मेथड। हाँ सर। है ना, तो कुछ नहीं, बस इसमें ये बोल रहे हैं कि 2 में एरर की कितनी गुंजाइश रहेगी, तो बस ये जितना भी आ जाएगा वो आंसर लिख देंगे। एक्स बस ये कैलकुलेट करना है यहाँ पे। ठीक है, इसको डिटेल में करेंगे अपन आने वाले टाइम में। इतने ही क्वेश्चन थे क्या? हाँ सर, और एक और चीज, हाँ, एक्यूरेसी कैसे निकालते हैं सर? तो एक्यूरेसी का मतलब यही है कि कोई भी चीज़ कितनी एक्यूरेट है, मतलब कि उसमें एरर कितना पॉसिबल है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एक मीटर स्केल है, उसमें सेंटीमीटर्स मार्क है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये सेंटीमीटर्स मार्क है। तो अब ये कितनी एक्यूरेटली बता सकता है कोई चीज़ को, ये 1 सेंटीमीटर की एक्यूरेसी से बता सकता है, उससे कम नहीं बता सकता, है ना। लेकिन अगर मान लो हमारे पास मिलीमीटर स्केल होता, तो इसमें 1 के अंदर भी 10 पॉइंटर और आ जाते। तो अब इसकी एक्यूरेसी कितनी होती, इसकी एक्यूरेसी होती 1 मिलीमीटर, है ना। तो एक्यूरेसी और एरर दोनों एक जैसी टर्म्स हैं। ये समझ में आ रहा है कि हम किसी भी क्वांटिटी को कितने एक्यूरेटली डिस्क्राइब कर सकते हैं, कितने एक्यूरेटली मेजर कर सकते हैं। हाँ सर। ठीक है, ठीक है, तूने मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व किए? नहीं सर, पूरे तो नहीं हो पाए, अभी मैं वही कर रही हूँ। ठीक है, उनको सॉल्व कर फिर मुझे बताना। हाँ। ठीक है, चल बाय। और एक और हाँ, चीज बता है, बता ये बता। वैंडर वाल्स इक्वेशन, गैस इक्वेशन है। हाँ, तो इसमें मैं हमेशा इनकी कांस्टेंट में फंस जाती हूँ कि इनकी कांस्टेंट कैसे निकाले जाए। अच्छा, ये इक्वेशन बोल एक बार क्या है। सर, हम्म 2 मिनट। वो मैं उसकी स्क्रीनशॉट नहीं ले पाई थी इसलिए। अच्छा, उसमें ही था क्या वो, अपने टेस्ट में? रुक जा, मैं इस पे सर्च कर लेता हूँ। देख, ऐसी इक्वेशन है वंडर वॉल। पी प्लस है या माइनस, एक बार कंफर्म कर लो। पी प्लस ए स्क्वायर बाई वी स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय वी माइनस एन बी इज इक्वल्स टू एन आर टी, है ना। ऐसी इक्वेशन है। हाँ। इसमें पी प्रेशर है, वी वॉल्यूम है, एन नंबर ऑफ मोल्स हैं, आर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, और टी टेम्परेचर है। ए और बी जो है ये कांस्टेंट्स हैं, इनके डायमेंशन निकालने हैं। ठीक है, तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या बोलता है कि कोई भी टर्म्स को हम तभी ऐड कर सकते हैं या सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं जब उनके डायमेंशन सेम हो। तो इस ब्रैकेट पे फोकस कर केवल सबसे पहले इस पे,
यहाँ पे प्रेशर और ए स्क्वायर बाई वी स्क्वायर के डायमेंशन सेम होने चाहिए, क्योंकि ये दोनों टर्म्स एडेड हैं, है ना। तो प्रेशर का हाँ। डायमेंशन इज इक्वल ए स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर का डायमेंशन, ठीक है। सिमिलरली यहाँ से v माइनस एन बी है, इसका मतलब v का डायमेंशन इज इक्वल्स टू एन बी का डायमेंशन। तो सेकेंड सिचुएशन में हमने लिखा v का डायमेंशन इज इक्वल्स टू एन बी का डायमेंशन। अब यहाँ से आ जाएगा सब कुछ, a का डायमेंशन निकालना है तो a का डायमेंशन विल बी v इधर चला जाएगा, प्रेशर का डायमेंशन मल्टीप्लाइड बाय वी स्क्वायर का डायमेंशन। प्रेशर होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, तो फोर्स एम एल टी माइनस टू, एरिया इज एल स्क्वायर, वी स्क्वायर इज एल क्यूब का स्क्वायर, वी इज एल क्यूब मीटर क्यूब और फिर उसका स्क्वायर। तो ये हमारे पास ए स्क्वायर का डायमेंशन आया है। तो इसको सॉल्व किया ज़रा सा, एम फिर एल की पावर -1, टी की पावर -2 और यहाँ से एल की पावर 6। तो फाइनली एम एल माइनस 1 और 6 इज़ 5, टी की पावर -2। ये ए स्क्वायर के डायमेंशन है, तो ए का डायमेंशन क्या होगा, इसका रूट लगा देंगे। तो एम का रूट लग जाएगा, एम की पावर 1 का रूट इज़ एम की पावर -12, एल की पावर 5/2, टी की पावर -1। ये ए का डायमेंशन आ गया। सिमिलरली यहाँ से v का डायमेंशन आसानी से जाएगा, ये v का डायमेंशन इज़ लीटर एल क्यूब मीटर क्यूब, और n नीचे आ जाएगा, उसका डायमेंशन होता है मोल। तो b का डायमेंशन आ गया फाइनली l की पावर 3 मोल की पावर -1। यह आया समझ में, हाँ सर। है ना। तो आया। कॉन्सेप्ट बस यही था इसमें, कि अगर हम कोई भी दो क्वांटिटीज़ को ऐड करके लिख रहे हैं, कोई भी दो टर्म्स को, तो उनके डायमेंशन सेम होने चाहिए, ऐड या सब्सट्रैक्ट करके लिख रहे हैं तो यहाँ से p का डायमेंशन इसके बराबर और v का डायमेंशन एन बी के बराबर। यहाँ से कॉन्स्टेंट्स के डायमेंशन डिटरमाइन हो जाएंगे, ठीक है। हाँ सर। ठीक है, और कोई क्वेश्चन है? नहीं, और कुछ नहीं है। ठीक है, अब मैथ सॉल्व कर फिर बताना मुझे। ठीक है सर। ठीक है, बाय बाय। बाय।